खबर यह है कि महंगाई की दुहाई पर अवाम ही नहीं, हुकूमत की भी जान पर बनाई है। दुकान से ऐवान तक इसी महंगाई के चर्चे। आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में शिकवा जवाब शिकवा भी इसी महंगाई पर था। एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने के सिलसिले थे। अवाम के हाल की किसी को फिक्र नहीं थी, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुस्तजू थी। नहीं यकीन आता तो मैं आपको आज प्रोग्राम में ये सब दिखाऊंगा। हैरत इस बात पर भी थी कि हुकूमत हो या अपोजिशन, आटा चीनी बहरान जिनकी वजह से पैदा हुआ वो या असेंबली में थे या फिर इनके जानने वाले कोई दोस्त कोई रिश्तेदार, लेकिन सब ही एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे थे, एक दूसरे को माजी याद दिलाया जा रहा था। यह भी सच है कि कल तक जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो उनका यह नारा था कि महंगाई इसलिए होती है कि हुक्मरान करप्ट होता है। आज ख्वाजा आसिफ सवाल पूछ रहे थे कि अब महंगाई क्यों हो रही है। बिलावल भुट्टो पूछ रहे थे कि वज़ीर आज़म बताएं कि उनके यहां करप्शन की वजह और किसकी वजह से, अब किसकी करप्शन की वजह से महंगाई हुई है। एक तरफ ऐवान में यह महंगाई का झगड़ा चल रहा था तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वज़रा के साथ सर जोड़े इस महंगाई को काबू में लाने की तदबीरें सोच रहे थे। काबीना में जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 अरब रिलीफ पैकेज देने की मंजूरी दी गई, वहीं 50,000 नौजवानों को यूथ स्टोर खोलने के लिए कर्ज देने, चीनी दरामद ना करने और बरामद पर पाबंदी का भी फैसला किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक के बाद एक रिलीफ पैकेज देने से महंगाई का जिन काबू में आएगा? जवाब यह है हरगिज नहीं। 15 अरब रुपए को अगर पाकिस्तान की आबादी पर तकसीम किया जाए तो एक पाकिस्तानी के हिस्से में 68 रुपए, जी हां सिर्फ 68 रुपए और कुछ पैसे आते हैं। यह सितम नहीं कि वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं होता और आम आदमी को महंगाई का मुकाबला करने के लिए जनाब वज़ीर आज़म 68 रुपए का एहसान अजीम फरमा रहे हैं। एक और सितम मुलाहिजा करें, हज का मुकद्दस सफर भी महंगा कर दिया गया। मान लिया कि फैसला अखराजात में इजाफे की वजह से करना पड़ा, लेकिन क्या यह सितम नहीं? मेरिट की वकालत करने वाली तब्दीली सरकार ने अरकान पार्लियामेंट का हज कोटा भी बहाल कर दिया। क्या इससे सिफारिशी कल्चर परवान नहीं चढ़ेगा? आज महंगाई और इससे निपटने के हुकूमती टोटकों पर सबसे पहले करेंगे। मेरे साथ है असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब, और मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी झलक दिखाऊंगा जो कुछ आज असेंबली में हुआ है और कौन क्या कह रहा था। यानी वो लोग जिनके पास दौलतों के अंबार लगे हैं वो किस तरह चीख चीख कर अवाम पर महंगाई का जो पहाड़ टूटा है उसकी बात कर रहे थे। खरल साहब, ये फिरदौस आशिक अवान साहब अभी मैं प्रोग्राम से चंद लम्हे पहले देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो इक़दामात काबीना ने लिए हैं उससे कमर तोड़ महंगाई की कमर टूट जाएगी, ये उनके अल्फाज हैं। देखिए, मेरा इतनी बहुत बड़ी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि इन इक़दामात से सिर्फ जो स्टेप्स आपने मेजर्स लिए हैं 1.5 और पौने 2 साल बाद, मतलब इतनी बड़ी महंगाई जो आसमानों से बातें कर रही है, वो ग्रोसरी की बात हो, वो सब्जियों की बात हो, वो अनाज की बात हो, वो गंदम की बात हो, वो चीनी की बात हो, आटा चीनी दालें, फिर उसके बाद आ जाएं आप गैस के बिल, बिजली के बिल, ट्रांसपोर्टेशन पे के एक्सपेंडिचर। महंगाई का कोई ऐसा शोबा नहीं है आपके घर का जब बजट अगर एक आम कम से कम गरीब से गरीब का जिसका 5-10 हज़ार 20 हज़ार या 5 हज़ार तनख्वाह थी या गुजारा था, जो मजदूर तबका है, या 10 हज़ार है या 15 हज़ार है, उसका अगर 15 हज़ार खर्चा था ना, मैं उसके ऊपर यार्डस्टिक या 20 हज़ार था, तो इस 1.5 साल में वो डबल से तो ज्यादा जरूर हो गया होगा, कम अज कम भी, अगर बड़ा मैं उसको खींच के लाऊं। अब आपने 15 या 20 अरब का एक जो पैकेज दे दिया और स्टोर्स खोल दिए, ये पूरा क्या 22 करोड़ आवाम तक इनकी रसाई होगी या 22 करोड़ आवाम की स्टोर्स तक एकदम रसाई हो जाएगी? क्या ये दालें, घी, आटा, चीनी ग्रोसरी स्टोर पे, फिर जिस तरह डोगर साहब बात हम करते हैं, आप किसी भी स्टोर पे जाए ना, तो जिस स्टोर पे ऊपर मजिस्ट्रेट छापे मारे और ये कहें कि चीनी, आटा, दालें ये सरकारी रेट पे बेचो, सब्जियां इस रेट पे बेचो, तो वो कोई पागल होगा, कोई पागल किस्म का बंदा ही होगा कि वो चीजें अपने स्टोर के अंदर रखेगा और यही खराबी है। खरल साहब, ये जो ये 1 मिनट, ये तो 2 अरब पंजाबी ब्याज बहुत ही गल है कि इतना तो उस बेचारे को मुनाफा नहीं होना,
वो तो अजाब पालने वाली बात है कि चीनी 85 रुपए ये 50,000 उसको आप कहें 70 रुपए में बेचो, इनसे तो फर्क दाल 3600 रुपए मूंग लेके उसको कहें 7400 रुपए की जो मिलती है 3600 में बेचे उस हिसाब से बोरी, या परचून में आप जो चीज उसको मिल रही है ऑलमोस्ट 100 रुपए में या 70 रुपए में, आप कहते हैं सरकारी रेट चूंकि हमने फिक्स कर दिया है, तो भाई सरकारी रेट पे अमल दरामद कराने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें ना। अब आप डंडा लेके हाँकते हैं कि घी की हमने फर्क ये कीमत फिक्स कर दी, ऑयल की ये फिक्स कर दी, आप कर दें, ठीक है, लिस्टें बन गई। अब मुझे ये बताएं, आप किसी भी स्टोर पे, जितने भी मेगा स्टोर्स हैं, आप वहां पे जाएंगे ग्रोसरी के लिए, एक तो लिखा होता है ये डीसी रेट की है। डीसी रेट को पहली बात है तो देखने से ना वहां पे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उन जो आम, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, जी डॉक्टर साहब, तो डीसी रेट वाली कहते हैं डीसी रेट वाली है, वो कहते हैं वो जब थोड़ा सा आप करीब हो ना तो आपको एक पता लगता है कि हम पता नहीं किस जगह पे आ गए, खराब क्वालिटी, फटी हुई चीजें, सुन ले, और मुझे लगता है ना खाने के काबिल नहीं लगता नहीं है। दूसरी आ जाए दूसरी साइड, अब एक काम हो गया, शुरू हुआ है ना, हाँ जी, एक अच्छी इब्तिदा हुई है, चले उस इब्तिदा पे हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम ये समझेंगे ग्रेजुअली, जिस तरह गुलाम सरवर ने कहा कि गैस और बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, उन्होंने कहा है ना, हालांकि वजीरे हवाबाजी हैं, लेकिन हवाई छोड़ी या नहीं छोड़ी मुझे नहीं पता। सर काबीना में तो है ना, वहां बात तो होती है, वजीर है, बिजली पानी वो अभी उनको मेरा ख्याल है वो समझे नहीं कि मैं हवाबाजी का वजीर हूं। दोबारा आ जाते हैं बाबर साहब। आज तो मुझे लगता है बाबर साहब कुछ तो खुश होंगे कि चले 50,000 स्टोर होंगे तो 50,000 स्टोर 50,000 जगहों पर होंगे, एक जगह तो नहीं होंगे, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा। 20 किलो का आटे का थैला मिलेगा जी 800 रुपए में, चीनी 70 रुपए, घी 175 रुपए, चावल 15 से 20 रुपए किलो सस्ता होगा, 2 अरब रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। मुझे पता है बाबर साहब आपने क्या कहना, आपने कहना यूटिलिटी स्टोर हर जगह नहीं है, लेकिन लोग खरीद के ले जा रहे हैं तो 2 अरब रुपए की हर महीने सब्सिडी की जरूरत है ना, या वो लोग कोई वहां जा ही नहीं रहे, जो जा रहे हैं उनका तो भला होगा। ये 50,000 लोगों को 5 लाख रुपया कर्ज मिलेगा, ये तो नौजवान स्टोर खोल सकेंगे, इनका तो भला होगा। आज इतना तो मान लें बाबर साहब, आप तो हर दफा जो है ना साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस तरह की जो मेजर्स होती है ना, उससे ना गुर्बत कम होती है ना महंगाई कम होती है। मैं तो सारी उम्र यही देखा है, ये वो तरीकाकार है जो पिछली गवर्नमेंट का भी ये तरीका कि रमज़ान आने से 2 महीने पहले रमज़ान पैकेज दे दिया, कोई 10-20 अरब रुपए का पैकेज दे दिया। बाद में होता ये कि उसमें MPs MNAs आ जाते हैं, MPs MNAs जो PTI में तो पहले ही रोले पड़े हुए हैं, इत्तेहादी साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोटे मिलेंगे, इत्तेहादियों को कोटा मिलेगा कि जी आपके इतने होंगे, उसमें PTI की MPs MNAs उनको इतने स्टोर्स मिलेंगे। ये तो सारी बंदरबांट गवर्नमेंट के अंदर ही हो जानी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सर इससे महंगाई कम नहीं होनी। उसामा साहब आप समझने की कोशिश करें। सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर इससे मुझे एक बात बताएं सर, ये महंगाई नहीं है, अगली खाद महंगाई ये नहीं है, महंगाई नोटिस ले लिया उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, हमसे गैस की ये बिल कम करा के और ये खाद के जितने लोग आप हंस रहे हैं, आप मुझे पता है अब्दुल रज़ाक दाऊद की कहते हैं, नहीं आप उनकी कहते हैं कि मीठा मीठा अच्छा उस पर आ जाता है, बाबर साहब की बात रिलीफ ले लिया, गैस के बिल से ले लिया वज़ीर आज़म, तो खाद महंगी बेच रहे हैं यार, ये क्या तुम्हारा नोटिस ले हम करें, हम तो फिर आप फांसी लगा लेना उनको। उसामा साहब आपका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, कोई माफिया का कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, उनका काम है पकड़ के उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कराना, इन्वेस्टिगेशन करना। आज कह दिया, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन लोग जो है ना, ये हुकूमत के बंदे, ये यानी आज जो असेंबली में तकरीर कर रहे थे मुराद सही साहब, अच्छा वो चले आएंगे तो फिर बाबर साहब अपनी बात पूरी करें। उसामा साहब मुझे एक बात है, खल साहब कह रहे थे कि जितना भी माफिया है ना, कल ये कह रहे थे वो सारे पकड़े जाएंगे, अभी तक कोई खबर मेरी आज अमल दरामद हो गया, फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा पड़ा है, रिकॉर्ड उठा लिया, बहुत बड़ा सर एक्शन हो गया। चौधरी मुख्तार किसका फ्रंटमैन था? चौधरी सरवर, ये गुलाम सरवर ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं अगली बात नहीं वो सर छोड़ दे, रिकॉर्ड मिल गया, एक मिल मार लिया छापा, अब चीखें निकल रही हैं, बंदे आ रहे हैं, मैं अब नाम नहीं दे रहा, मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन का जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर या रिपोर्टर होता है ना, वो ऐसी खबर नहीं देता जिससे माफिया या मुलजमों को फायदा है। अच्छा रिपोर्टां आ गई ने,
चीज़ां रंगिया तो फड़ियां गईयां ने, एवं छापे नहीं बजते दफ्तरां ते। फ्लोर मिल एसोसिएशन एक खुद माफिया है, अच्छा, कार्डलाइजेशन है, इश्तिहार छपे अखबारों में, किसने छपवाया, कहां से फंड आया, ये सारी चीजें आ गई हैं सामने। चले चले बाबर साहब, छापे एवं नहीं बजते। चले खरल साहब बात पूरी, रिपोर्टें बाबर साहब, पढ़ियां बाबर साहब, बाबर साहब। सर माफिया का सबको पता है कौन है, माफिया कहाँ बैठा हुआ है, माफिया कितना तगड़ा है, माफिया के हाथ कितने लंबे हैं। ये हुकूमत बेबस है, या तो होती खैर साहब, स्टेट से, और खैर साहब छोड़ दे आप इस बात को, और यार जाने दे आप मुझे। ये जो बातें हैं ना, बातें तो बड़ी अच्छी दीवारों पर भी लिखी, हमजा का भी जुबान मुस्तरद होगी अगली सोल। और सर ये आप तो कह रहे सारे जा रहे हैं, अब मुस्तरद हो गया, और छोड़ दे, अब क्या पंडाल घूम गया। बाबर साहब, खैर साहब जो बात की मैंने कल आज साबित हुई, फ्लोर मिल एसोसिएशन जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही थी, जो इश्तिहार छुपा रही थी, आज उसके दफ्तर में छापा पड़ना और वहां से रिकॉर्ड उठाना, मुसाबती कमीशन जिसको कुछ जानता ही नहीं था, और जो आप कह रहे हैं कहां कहां बैठा हुआ है, ये हर चीज ऐसे जिस तरह कहते हैं ना पूरी तस्बीह के मनकों की तरह ये सारी चीजें आ रही हैं। हर चीज का तरीकेकार होता है, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पक्का केस, फिर आप कहते हैं जी बंदे पकड़ते हैं छूट जाते हैं। अच्छा, अगर बाबर साहब ये बंदे अंदर साबित नहीं करना, इन पे जुर्माने, फिर तो आप मानेंगे कि यार चलो खरल साहब ठीक कह रहे थे। नहीं, खैर साहब से पूछना, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं। चले रेडी, बाबर साहब नाराज हो गए, बाबर साहब नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आया ही नहीं, आपने अब आपने नहीं बोलना, मैं गारंटी कर रहा हूं, बाबर साहब मैं गारंटी कर रहा हूं, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बात करनी। सर मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है एक फ्लोर मिल के पे छापा पड़ गया, इसका मतलब कि सारा माफिया अरेस्ट हो गया। आप कर क्या रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि गवर्नमेंट को माफिया ने मजबूर किया है कि वो सब्सिडी दे। सब्सिडी किसकी जेब में जाती है, माफिया की जेब में जाती होती है, आपकी और मेरी जेब में नहीं जाता, वो माफिया की जेब में। ये जो 20 अरब रुपया ये माफिया की जेब में जाना है, और अल्टीमेटली ये फ्लोर मिलों को सब्सिडी जानी है और उनको मजबूर किया जाना है। जो वो चाहते थे उन्होंने करवा लिया। अब गवर्नमेंट की जेब से 20 अरब रुपया गया, वो गया माफिया की जेब में, और वो अब जो गंदमंद है वो सारा मार्केट में फेंक देंगे और वो बकवा देंगे। मेरा इशू ये है कि गवर्नमेंट ने माफिया का बंदा अरेस्ट कौन सा किया, कौन से नाम सामने आए, ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बनी, ये जो IB की रिपोर्ट बनी, ये जो दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट बनी, उसमें इन रिपोर्ट को मैंने पढ़ा कर था, आपने पढ़ा है, एक एक बंदे का नाम सामने आया है, एक एक बंदे का रोल सामने आया है, महंगाई की है, वो बंदे जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, वो बंदे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, उनमें से तो किसी एक बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। आपकी पूरी कैबिनेट ये कह रही है कि ये जो बंदे हैं ये बेकसूर हैं। क्यों कह रही है? सारी कौम को पता है, 20 करोड़ आवाम को पता है कि ये कौन से बंदे हैं जिन्होंने आटा महंगा कराया, जिन्होंने चीनी महंगी करवाई, और आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर हाथ भिड़ गया। वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं। ना डॉक्टर साहब ना, मैं आपकी बात सुन लिया। आपने कहा कि सब्सिडी उनकी जेबों में जाएगी, मैं पहले भी कह चुका, अभी भी कह चुका, बिल्कुल आप ठीक है, सुन ले। अच्छा, आपने कहा कि रिपोर्टें आपने पढ़ी, देखी, सारा जो पता है। डॉक्टर साहब बदकिस्मती, ये एक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। क्या ये क्लासिफाइड रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ में बतौर एडमिसिबल एविडेंस पेश की जा सकती है? और सर सुन लेना, की बुनियाद पे एक्शन होता है। मैं कहता हूं एक्शन लेने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।